हेलो चिल्ड्रन, इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज चल रहे हैं अपने। तो जो भी पिछले कई सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनको चैप्टर वाइज देख रहे हैं। और इसी सिलसिले में अब की बार हमारा जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये चैप्टर जो है ये बच्चों का बायो में यूँ कह सकते हो नाइटमेयर होता है, क्योंकि ये चैप्टर है अपने आप में लेंथी है। जेनेटिक्स का मेजर चंक यहाँ पर है, प्रिंसिपल्स में भी है, बट ये चैप्टर तो भैया ये चैप्टर है द बॉस ऑफ ऑल द 16 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी कोर्स इन 12th। समझे, ये वो चैप्टर है। तो इस महारथी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा खासा तंग करता है बच्चों ये चैप्टर, तो देखते हैं ना पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सके और ऑफ कोर्स आपको कितनी हेल्प मिलेगी इस चीज से। तो देखते हैं। सी, ये क्वेश्चन आया था, डुअल पर्पस सर्व बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स इन पॉलीमराइजेशन। ये आया था 2018 में। तो यहां पर कह रहा है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स यानी कि जो डीएनटीपीज है, इनका क्या रोल सर्व होता है। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि एक तो ये रॉ मटेरियल होते हैं। वैसे तो आपको सबस्ट्रेट लिखना है, मैं बता रही हूँ रॉ मटेरियल, क्योंकि देखो डीएनए पॉलीमरेजेस क्या करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया है डीएनए रेप्लिकेशन में से, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका काम है डीएनए का पॉलीमर बनाना। तो उसके लिए डीएनटीपीज उसको एज सबस्ट्रेट चाहिए, क्योंकि उनको जोड़ के ही तो डीएनए का चेन बनाएंगे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ATGCCA मान लो ये 5 to सपोज ये 3 to 5 प्राइम, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल चेन है। तो जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है, वो 5 प्राइम से शुरू करेगा। तो यहाँ TACGGGTAC ये लगाएगा। तो अब ये जो इसने नया बनाया ये वाला स्ट्रैंड, तो इसके लिए इसने T कहाँ से लिया, G कहाँ से लिया, C कहाँ से लिया, समझे। तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स है हमारा डीएनटीपीज, समझे। दैट इज ATP, GTP, CTP और TTP, ये है हमारा सबस्ट्रेट। तो ये यहाँ से एडिनाइन आ गया, यहाँ से ग्वानिन आ गया, यहाँ से साइटोसिन आ गया, यहाँ से थाइमिन आ गया। तो इन्हीं से ये यहाँ पर चेन बना लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो एक तो ये, अब ये जो चेन बना, ये चेन सिर्फ सबस्ट्रेट के तौर पे ये काम आते हैं या और भी कोई काम है, क्योंकि डुअल पर्पस पूछा है ना, तो ऑफ कोर्स और भी काम है। और दूसरा काम है दे प्रोवाइड एनर्जी बच्चों, कि इन्हीं से, क्योंकि एटीपी आप जानते हो इनके हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। सो दे ऑल्सो प्रोवाइड द सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, एट द सेम टाइम ये रॉ मटेरियल भी है। तो ये डुअल पर्पस सर्व होता है बाय डीएनटीपीज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन करता कौन है, डीएनए पॉलीमरेजेस। तो ये है पूरा कहानी, ठीक है। What will happen if DNA replication is not followed by cell division in a eukaryotic cell? ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में अगर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन मान लो नहीं हुआ, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसका। ये क्वेश्चन आया था बच्चों ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट में। तो सेल डिवीजन अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगा। ऑफ कोर्स डीएनए जब डुप्लीकेट होता है तो 2n तो 2n ही रहता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, क्रोमोसोम जो है वो 4c हो रखा होता है ना, डबल हो रखा होता है। सो सेल डिवीजन इज नॉट फॉलोड आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, देन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर न्यूक्ली। तो जो डॉटर न्यूक्ली है उनमें आपको रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे नहीं। उससे क्या होगा, accumulation of DNA inside, तो बेसिकली सेल एक्सपेंशन एंड अल्टीमेटली पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिलहाल
अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रखे होते हैं तो बल्कि हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी कंप्लीटली। तो इस वजह से कैरियोकाइनेसिस तो क्योंकि हो चुका होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ ना, तो ये वही तो कह रहा है सेल डिवीजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस अंदर न्यूक्लियर डिवीजन तो मान लो एक बार के लिए हो गया, लेकिन सेल ही नहीं डिवाइड हुआ। मतलब कि जैसे कि ये सेल है, इसमें मान लो ये एक सेट क्रोमोसोम, ये दूसरा सेट, ये रेप्लिकेट हो चुका है, फिर उसके बाद में ये सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, यानी आधा 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 तो बट गया, लेकिन सेल यहाँ से कटा ही नहीं, तो ये दोनों एक ही सेल में रह गए ना, तो पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी ना, क्योंकि ये तो डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, तो मोर देन डिप्लॉइड 2n सेट अगर हुआ तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी ना बच्चों। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी, और ये डायरेक्टली नहीं है, देख रहे हो डीएनए रेप्लिकेशन से, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी बुक में कहाँ दे रखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसके बाद में क्या करना है नहीं करना है, डिटेल्स तो दे ही नहीं रखा है सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग, दे तो आपको दिमाग लगाना है। तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों को मिला के है। चैप्टर 5 में एक जगह लिखा है कि फेलियर ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग फेलियर ऑफ सेल डिवीजन जो है उसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी आता है, वो आपके चैप्टर 5 में है, और यहाँ पर रेप्लिकेशन की बात है चैप्टर 6 में। तो ये चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर स्टेन्ड लाइट एंड अदर्स डार्क, एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखो आउटसाइड दिल्ली 2016 में आया था। अब न्यूक्लियस में कुछ रीजन जो है क्रोमैटिन का वो लाइट है बिकॉज ऑफ लूज पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन रीजन। देखो जब हम क्रोमैटिन पैक होता है तो क्या होता है, क्रोमैटिन पैकिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो डीएनए है, ये कॉइल्ड होता है, और कॉइलिंग में कुछ रीजन्स में इट इज न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ना, न्यूक्लियोसोम्स, और कुछ रीजन्स में न्यूक्लियोसोम नहीं होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम्स में क्या होते हैं, हिस्टोन प्लस डीएनए। तो ये वाला जो एरिया होता है ये एरिया डार्क स्टेन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम भी है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन भी है, उसके आसपास डीएनए रैप्ड अराउंड है। तो इसकी वजह से क्या है, ये एरिया काफ़ी हद तक काफ़ी डार्क कलर का हो जाता है स्टेन करते समय। मतलब ये ऐसे ऐसे रैप्ड हुआ, फिर यूं चला, फिर ऐसे ऐसे रैप, फिर यूं चला, फिर ऐसे ऐसे रैप, फिर यूं ऐसे ऐसे यूं। तो जब स्टेन करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरियाज हैं, ये वाले तो लाइट स्टेन होंगे ना, ये वाले एरियाज तो लाइट स्टेन होंगे, और ये जो न्यूक्लियोसोम वाले पार्ट है, क्योंकि देख रहे हो कितना घना है तो स्टेन भी लेगा, तो ऑब्वियसली ये पोर्शन डार्क अपीयर होगा। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम ये वाले पार्ट जो है वो लाइट डार्क स्टेन होंगे, और ये जो ओपन पार्ट है जहाँ पे ये कॉइल्ड नहीं है, दैट पार्ट इज लाइटली स्टेन्ड। तो इसी को नाम दिया गया है बच्चों, ये वाला जो डार्क स्टेन वाला पार्ट है ना, दिस वन, ये डार्क स्टेन होता है, तो इसको कहा जाता है हीटेरोक्रोमैटिन, और ये लाइट स्टेन वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है यूक्रोमैटिन। और हीटेरोक्रोमैटिन मैंने आपको एक तरीका भी सिखाया था याद करने का, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हीटेरो को यू को हीटेरो ऐसे उल्टा कर जाते हैं। तो आपको मैंने तरीका सिखाया था, देखो हीटेरोक्रोमैटिन जो होता है इसकी स्पेलिंग लंबी है तो ये ज़्यादा स्टेन लेगा, यूक्रोमैटिन की स्पेलिंग छोटी है तो ये कम स्टेन लेगा। ऐसे सिखाया था ना आपको ट्रिक मैंने, तो इसी ट्रिक से आपको ये सॉल्व करना है कि हीटेरोक्रोमैटिन यानी कि ये वो लंबा स्पेलिंग यानी डार्क स्टेन लेगा, और ये वैसे भी न्यूक्लियोसोम वाला एरिया तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अगर ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समझ मतलब कंफ्यूजन बना ही रहे तो ये वाला सहारा ले लेना कि हीटेरोक्रोमैटिन लाइट स्टेन नहीं होता है, सिंस स्पेलिंग लंबा है तो डार्क स्टेन लेगा, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। और लाइट स्टेन वाला जो पार्ट है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, फाइन। तो ये चीज़ है बच्चों। सो ये क्वेश्चन भी आया है, बाप रे बच्चे ध्यान कहाँ देते हैं इतना, ये क्या है वो तेरी,
इसको ध्यान से देखते हैं। अ टेम्पलेट स्ट्रैंड गिवन बिलो, राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड एंड mRNA स्ट्रैंड दैट कैन बी फॉर्म्ड अलॉन्ग विद देयर पोलैरिटी। और फॉरेन मतलब इसको हम भी लिखते हैं, रुको आंसर दिया हुआ है बट आई वांट टू टेल यू। ATGC 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 ये लो, ये हो गया आपका MR 3 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, अब इससे पहले हम बनाते हैं इसका कोडिंग स्ट्रैंड। ये तो है हमारा टेम्पलेट, अब हम बनाते हैं इसका कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो कोडिंग हो जाएगा इसका ऑब्वियसली ऑपोजिट CGT ACGT ACGT ACG TACG TACG3। ये तो बन गया आपका कोडिंग स्ट्रैंड। अब बनाते हैं mRNA। सो टेम्पलेट को देख के mRNA बनेगा। वाइट में वाइट तो वहां पे केमोफ्लाज हो रहा है, तो हम ले लेते हैं येलो। mRNA बना रहे हैं अब, ठीक है, इसको देख के। तो UACG 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 UACG। ठीक है बच्चों, अब देखो कोडिंग और mRNA दोनों सेम है, लेकिन कोडिंग DNA का स्ट्रैंड है, इसीलिए ए के बाद जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो टी आएगा, लेकिन mRNA जो है वो RNA है, तो इसीलिए ए जहां जहां ए रहेगा वहां वहां यू आ जाएगा। समझे? अब बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं कि उनको यहाँ भी टी दिखता है ना, तो देखते हैं कि अच्छा यहाँ टी है तो RNA में टी तो होता ही नहीं है, तो इसकी जगह यू लगा जाते हैं। ये गलती मत करना, आपको बस ये सोचना है कि यहाँ एडिनाइन है तो इधर यूरेसिल आएगा, तो इधर ए ढूंढना है, ना कि टी के बदले उधर लगाना है। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो ए तो इसके पास में है ही RNA के पास, तो ये है इसका कोडिंग और mRNA। सो येलो वाला जो है दिस इज mRNA, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे, ये मतलब है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बट यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते ही हैं, कंफ्यूज्ड अलग रहते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। कोडिंग वो जिसके अकॉर्डिंग प्रमोटर टर्मिनेटर डिसाइडेड होता है, टेम्पलेट वो जिसको देख के mRNA बनाया जाता है। तो आपको तो ध्यान रखना है कि टेम्पलेट को देख के उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग बना लो, लेकिन कोडिंग में ध्यान रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये एक DNA स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर थाइमिन चलेगा, और mRNA जो है वो तो mRNA है ही, तो उसका यूरेसिल वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, Why is DNA molecule considered as a better hereditary material than RNA molecule? ये 2018 कंपार्टमेंट में आया था कि DNA RNA से बेटर क्यों है। And why is DNA a better genetic material when compared to RNA? एक ही बात है, मतलब सोचो 18, 15 दोनों कंपार्टमेंट साल में ये क्वेश्चन आया था, और फॉरेन में 2012 में, यानी कई बार आ चुका है, कई बार, यानी कंपैरिजन बिटवीन DNA एंड RNA ये आया है। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एक बार देख लो। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DNA इज कंसिडर्ड बेटर जेनेटिक मटेरियल व्हेन कंपेयर टू RNA। क्यों? क्योंकि DNA बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लो रिएक्टिव है, RNA ज़्यादा रिएक्टिव है, लेबाइल है, जल्दी वो होता है, और मतलब इजीली डिग्रेडेबल, जल्दी टूट जाता है। एंड हाई रिएक्टिविटी ऑफ RNA क्यों है? क्योंकि उसके पास में 2' जो राइबोस शुगर है, तो यहाँ पर DNA तो ऐसा जाता है, लेकिन RNA जो है वो OH ग्रुप, यहाँ पर OH ग्रुप है RNA में, और DNA में यहाँ सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है। तो
तो ऑक्सीजन डीएनए में ना होने की वजह से सेकेंड पोजीशन पे डीएनए बिकम्स लेस रिएक्टिव, वेयरएज आरएनए में सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन होने की वजह से आरएनए मोर रिएक्टिव हो जाता है। दूसरा, आरएनए जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी काम में आता है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर ये राइबोजाइम एज एंजाइम, तो एंजाइम्स तो कैटलिस्ट होते ही हैं। तो मतलब आरएनए मल्टीटास्कर है, बहुत सारे काम कर रहा है। एक तरफ एंजाइम भी है, दूसरी तरफ ट्रांसफर अडेप्टर मॉलिक्यूल भी है, मैसेंजर भी है, एंजाइम भी है, सब चीज़ें ही कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब कोई बहुत सारे काम कर रहा होता है तो इतना नहीं एफिशिएंसी आ पाती ना कई जगहों पे। तो हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए जो एफिशिएंसी या जो स्टेबिलिटी चाहिए वो फिर ये लूज कर जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे काम कर रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग भी इसकी बॉडी में, इसके स्ट्रक्चर में फीचर आ जाते हैं। एक तरफ ये एंजाइम है, दूसरी तरफ उसके पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। तीसरा, यूरेसिल का होना और इसको अनस्टेबल बना देता है। और डीएनए में थाइमिन का होना ये डीएनए को अच्छी स्टेबिलिटी देता है। तो एक तो ऑक्सीजन का ना होना सेकेंड प्लेस पे, दूसरा थाइमिन का होना डीएनए के अंदर, ये डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आरएनए जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है और डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा बेचारा सा है, स्लो सा है, इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। तो डीएनए काफ़ी हद तक बच्चों एक स्टेबल कंपाउंड है, बहुत स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी का अगर आपको यह एग्जाम्पल मांग ले कि भाई इसकी स्टेबिलिटी हमें एक एग्जाम्पल से प्रूव करो, तो इस एग्जाम्पल में आपको डालना रहेगा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन का जो डीएनए था, याद है एस स्ट्रेन, इसके डीएनए को हीट किल किया था, याद है? रखना ही पड़ेगा याद, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो हीट किल किया था एस स्ट्रेन के डीएनए को। फिर भी जब हीट किल किया तब तक तो वो डीनेचर हुआ, लेकिन जैसे ही हीटिंग खत्म हुई, डीएनए आपस में जुड़ गया था ना, तभी तो इसने लेटर इट कुड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस। याद है ये वाला कि डीएनए जो है, सो लेटर इसने क्या किया था, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म भी कर दिया था। तो यही स्टेबिलिटी फैक्टर आपको बताना है कि डीएनए को हीट किल किया था एस स्ट्रेन का डीएनए को, लेकिन तब तो वो थोड़ा सा डीनेचर हुआ, लेकिन बाद में ये आपस में डीएनए जुड़ भी गया और आर स्ट्रेन जो था उसको एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। तो डीएनए की स्टेबिलिटी ही थी जो मेंटेन थी थ्रू आउट। ठीक है, तो ये आप यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर से इस एक्सपेरिमेंट को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज what are the transcriptional products of RNA polymerase 3? Differentiate between capping and tailing और expand ARC RNA। तो ये क्या है? तो देखो, पहली बात तो RNA polymerase 3, देखो देयर आर यूकैरियोट्स में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो RNA polymerase 1, 2 और 3 है। पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरआरएनए ट्रांसक्राइब करता है, 2 जो है वो एमआरएनए बनाता है और 3 जो है वो टीआरएनए बना लेता है। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल राइबोसोमल, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोम्स, ये सब हैं, बट मैं मेजर आरएनए को अभी लिस्ट कर रही हूँ। तो वही है, पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए है, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए है एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, ये आ गए। तो ये सब तीनों आरएनएज का इनका फंक्शन है। ओके, इनमें अच्छा खासा क्लियर कट यूकैरियोट्स में डिवीजन ऑफ लेबर है कि हर तरह का आरएनए, हर अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज कर रहे हैं। दूसरा, कैपिंग जो है, ये आपको यूकैरियोट्स में एक और फीचर देखने मिलेगा कि यूकैरियोट्स में सिंस जो हमारा आरएनए है उसको ट्रांसपोर्ट होना होता है ना सेल से बाहर राइबोसोम्स तक प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए को,
तो जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो बेचारे पे बहुत खतरे मंडरा रहे होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस है वो एजेस से काटने का डर बना रहता है, तो इसको क्या प्रॉपर पैक करके भेजना होता है। इसीलिए 3 प्रोसेसेस, मतलब पोस्ट हमारा जो आरएनए बनता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वो एचएनआरएनए होता है, जो अंडरगो करता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद के मॉडिफिकेशंस अंडरगो करता है, जिसमें 3 है। एक है स्प्लाइसिंग जिसमें इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, दूसरा है कैपिंग जिसके अंदर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पे, और तीसरा है स्टेप टेलिंग जिसमें एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो हैं वो ऐड होते हैं। तो टेलिंग प्रोसेस में एडिनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट द एंड ऑफ एचएनआरएनए 3 प्राइम एंड, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज दिस शुड बी एचएनआरएनए, है ना बेटा, ये एचएनआरएनए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि पहले जो बनता है वो हेटेरोजेनस आरएनए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ लिस्ट द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन है और 2012 में आया था। और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस का तीनों का मिला के कॉम्बो है। एंड बैकबोन ऑफ शुगर फॉस्फेट है और नाइट्रोजन बेस जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी है ना, एक तरफ 5 to 3 है तो दूसरी तरफ 3 to 5 है, तो हमेशा एंटी पैरेलल चलता है। जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ए जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड टी के साथ और जो जी है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के से सी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वाइसे वर्सा है ना। और राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है। एडिनाइन और ग्वानिन प्यूरिन कहलाते हैं, थाइमिन साइटोसिन पिरिमिडिन कहलाते हैं, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। प्यूरिन क्यों है? बिकॉज हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स है 2, इसीलिए प्यूरिन है। पिरिमिडिन क्यों है? तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। जो डीएनए हेलिक्स का पिच होता है 1 राउंड वो 3.4 नैनोमीटर का है, और हर पिच में हर 1 राउंड में 10 बेस पेयर होते हैं और उनके बीच के गैप होते हैं 0.34 नैनोमीटर। इसीलिए तो 0.34 इंटू 10 करो तो ये 3.4 नैनोमीटर का एक पिच बन जाता है, ठीक है। एंड द प्लेन एक के ऊपर एक वो डबल हेलिक्स स्टैक कर जाता है और हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये तो हम जानते हैं, ये तो आप कर लोगे, आई एम वेरी मच श्योर। एचएनआरएनए प्रोसेस्ड ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question says the base sequence in one of the strand is this one, ठीक है, base sequence ये है। तो give the base sequence complementary, तो complementary बनाओ। T का A का T, C, G, T, A, C, T, A, ये बन गया complementary, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद give the base sequence of compli हो गया। How are these base pair held together? तो अभी हमने पढ़ा उसका, एडिनाइन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन, गुआनिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ साइटोसिन। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल यही हो गया, ठीक है। और साइंटिस्ट जिसने ये काम किया था अरविंद चारगाफ, इन्होंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, ये दिल्ली 2011 में आया था, ठीक है। इसके अलावा देखो जेनेटिक कोड, मतलब आई डोंट थिंक कि ये अभी डीएनए ओरिएंटेड हमने ज़्यादा करा है। अब जो लैकोपेरॉन, जो मेन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब दिस चैप्टर का PYQ एक सेशन में बच्चों होने से रहा, तो ये सेशन इसमें तो ये कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये डीएनए का हो गया। मैं और भी जो मेजर, जो इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, वो वाले पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो सेट लेके फिर मैं वापस आऊँगी, है ना। तो अभी इतना करो
and I'll see you with that video. Till then, you all take care and goodbye. Thank you. हेलो एवरीवन, PYQs का सीरीज़ चल रहा है और हम लगातार आपके लिए PYQs लेते आ रहे हैं और हम कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जैसे कि मैंने कहा था, ये जो चैप्टर है ये तो भाई बॉस ऑफ ऑल द चैप्टर्स है बायो के अंदर, राइट। तो है चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तंग करने वाला चैप्टर है, तो इसीलिए इस चैप्टर के PYQs एक सेशन में तो होने से रहा, इसीलिए मैं आज इसका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस PYQs पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन मतलब और क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं और उस हिसाब से थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन था, दैट इज नेम द नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। यानी ये 2015 दिल्ली कंपार्टमेंट में आया था। एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन अराउंड विच द नेगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड, इसका और ऑप्शन है। तो बेसिकली न्यूक्लियोसोम रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना। सो हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्मिंग एन ऑक्टामर इज पॉजिटिव। आप जानते हो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो ऑक्टामर बनाते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जो DNA है, DNA जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। सो सिंस DNA इज नेगेटिवली चार्ज्ड तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के आसपास कॉइल आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये है सो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, और हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं? बिकॉज इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो है लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि खुद बेसिक प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, इसीलिए ये दे गिव दी पॉजिटिव चार्ज टू अमीनो एसिड्स एंड हेंस द हिस्टोन ऑक्टामर अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए DNA आराम से रैप्ड अराउंड हो जाता है। इसके क्यों रैप अराउंड हो जाता है? क्योंकि DNA नेगेटिव चार्ज होता है, सो न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम ध्यान है ना, हिस्टोन का ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामर यानी कि 8 H2 H2A H3 H4 सबके वो होते हैं ना, पेयर्स होते हैं, और एक H1 हिस्टोन जो उसके साइड में ऐसे स्टेबिलिटी के लिए रखा रहता है। तो ऑक्टामर हिस्टोन का और इसके पास में DNA रैप्ड अप होता है, दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बना वो न्यूक्लियोसोम होता है। ध्यान है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियोसोम पे भी क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन क्या है? तो अब मैं जीन समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये हर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ तो ध्यान से सुनना। देखो जो जीन होता है ना, उसको मैंने मोस्टली आपको ये कहा है कि जीन्स दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, मैंने आपको यही बताया है। लेकिन जीन्स वो भी होते हैं विच कोड्स फॉर, ये जो जीन्स कोड्स फॉर, ठीक है, एक तो प्रोटीन, दूसरा RNAs तीनों तरह के, tRNA rRNA mRNA, और तीसरा जो टाइप है वो है रेगुलेटरी। यानी जीन जो हैं वो 3 चीज़ों के लिए कोड कर सकते हैं, या तो वो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो भी वो जीन है, या फिर वो RNA बनाएंगे सारे, ठीक है। इसमें तीनों आ गए, tRNA आ गए, rRNA आ गए और mRNA आ गए। तो ये तीनों हैं, तो तीनों तरह के RNAs हो गए, और जीन वो भी है जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, जो प्रमोटर टर्मिनेटर वगैरह जो हमने देखे थे, जो ऑपरेटर जीन, जो आई जीन, रिप्रेसर जीन लैकोपेरॉन में पढ़ा था आपने, तो ये सब जो है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस, दे डोंट प्रोड्यूस एनी प्रोटीन, राइट। तो ये प्रोटीन बना रहा है, ये RNA बना रहे हैं, वो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं। लेकिन ये तीनों ही जीन है, यानी जीन हर वो चीज़ जो प्रोटीन भी बनाए, RNA भी बनाए और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी बनाए। जीन सिर्फ वो नहीं जो प्रोटीन बनाए। आई बात समझ में? तो फिर वो जीन जो प्रोटीन बनाता है वो क्या कहलाए? तो वो जीन जो प्रोटीन बनाते हैं उनको फिर हमने नाम दे दिया सिस्ट्रॉन्स, क्योंकि जीन तो वो भी है जो RNA बनाते हैं, जीन तो वो भी है जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस बनाते हैं।
तो वो जीन जो प्रोटीन बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन्स। ओके चिल्ड्रन, तो ये है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो सिस्ट्रॉन क्या, तो जीन का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाता है। मेजॉरिटी जो जीन है वो प्रोटीन्स ही बनाते हैं, ये तो बहुत नॉमिनल है और ये तो बिल्कुल उससे भी कम गया अभी तक। तो मेजर चंक जो है वो प्रोटीन ही बनाता है, लेकिन सिंस ये भी है जीन्स तो उसको फिर एक नाम देना पड़ जाता है ना, प्रोटीन वालों को फिर क्या बोलोगे ऐसा। तो सिस्ट्रॉन वो हो गया। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इन अ बेस एडिनाइन, ये दिल्ली 2011 में आया और ये आता है, एक और बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन इस पे आया है। तो इफ एडिनाइन constitutes 31% of isolated DNA, then what is the expected percentage of cytosine? तो चार्गाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, A+G और C+T जो है A+G is equal to C+T, तो 50%। सो इफ A is 31 है तो T भी उतना ही होगा। C+T 50% है, मतलब C+T तो हमेशा 50% होगा ना, दोनों को मिला के 100% होंगे। A+G और C+T दोनों को मिला के 100 वो होगा। तो सिंस C+T जो है वो 50% है तो 50 माइनस ये 19%। सो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। What role does the enzyme DNA ligase play in a replication fork? ठीक है, तो दिल्ली 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि DNA रेप्लिकेशन जो है उसका मैकेनिज्म बताओ विद द हेल्प ऑफ अ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, ऐसा, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, क्योंकि रेप्लिकेशन पूरे डीएनए में एक साथ नहीं होता, वो खुलता है थोड़ा थोड़ा और होता है, तो जहां वो खुलता है दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना दिया। मैकेनिज्म आपको बताने को बोला है, तो एक इधर से सिंथेसिस होता है 5 to 3 और दूसरी तरफ यूं, तो 3 to दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ऐसा। तो इधर वाला जो है ये वाला, क्योंकि ये 5 to 3 सीधा जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि 5 to 3 ही सिंथेसाइज हो पाता है डीएनए। तो ये तो आराम से हुआ, लेकिन इसमें उल्टा आना पड़ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे देखो आप डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस बोल सकते हो, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है और इसकी वजह से ये टुकड़े बार बार बन रहे हैं जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। और इन फ्रैगमेंट्स को ही, यही जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि इसको उल्टा आना पड़ रहा है। यहाँ सीधा जाना पड़ रहा था तो चीज़ें ठीक थी, बट यहाँ उल्टा आना पड़ रहा है तो लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर टू जॉइन दीज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कैटालाइज कर सकता है रिएक्शन को। तो वो तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे हो पाएगा, दूसरे पे उसको उल्टा आना पड़ेगा। ठीक है, तो वन स्ट्रैंड पे तो लीडिंग स्ट्रैंड होगा यानी कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, और दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जहाँ लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। और इसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट सिंथेसाइज हो जाते हैं जो बाद में डीएनए लाइगेज उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, सो ये आंसर आपको इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये अच्छा खासा 5 मार्क्स का लग रहा है क्या है कि डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में तो बच्चे हद कंफ्यूज रहते हैं, इसका उसमें उसका इसमें करके आ जाते हैं। ये 2016 में आया था और फॉरेन में 2015 में आया था। एक में सीधा सीधा पूछ रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए जो है उसको डिस्क्राइब करो, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरे में हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ, है ना। तो इसके लिए आपको मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, उन्होंने क्या किया था तब तक, उन्होंने मतलब जो रेडियो क्या बोलते हैं हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन
रेडियो एक्टिव नहीं था, ध्यान रखना। सो ई कोलाई को तब तक ग्रो किया एक N15 मीडियम पे जब तक उसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए N15 नहीं हो गए, ठीक है। उसके बाद N15 पे जब वो ग्रो करा तो उसका डीएनए पूरा दोनों जो है वो हैवी डीएनए यानी N15 डीएनए। अब इस वाले केस में क्या हुआ, एक डीएनए तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव नेचर से में क्या हुआ कि जब अगला आफ्टर ई कोलाई डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, तो जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद जो नया स्ट्रैंड आया वो N14 मीडियम में क्योंकि अब की बार डाला हुआ था, तो सिंस मीडियम आपने N14 दिया है तो ऑब्वियसली N14 को ही यूज़ करके वो नया डीएनए बनेगा। तो नेक्स्ट जो डीएनए आया वो हाइब्रिड डीएनए आ गया और फिर N14 मीडियम कंटिन्यू रहा अगले जनरेशन के लिए, तो 2 लाइट और 2 हाइब्रिड डीएनए आए। तो इस तरीके से कंफर्म हुआ कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए है, ठीक है। तो आंसर में आपको वही सारी बातें लिखनी है जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स में है कि पहले N15 पे ग्रो करके अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया था N15 के लिए हैवी आइसोटोप, तो वो करा इन्होंने। और सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इट्स अ टेक्निक, डेंसिटी के बेसिस पे यहाँ डीएनए सेपरेट होंगे। हायर द डेंसिटी लोअर इट विल बी, लोअर द डेंसिटी थोड़ा ऊपर ऊपर रहेगा। मतलब अगर ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है तो हाई डेंसिटी वाला तो यहाँ आएगा और लो डेंसिटी वाला यहाँ पर, लो डेंसिटी वाला ऊपर ऊपर आएगा और हाई जितना होगा वो नीचे नीचे आएगा। तो वही दिख रहा है कि हैवी डेंसिटी था तो यहाँ डीएनए आया क्योंकि ये हैवी था। फिर इसको जब सेंट्रीफ्यूज किया तो ये समवेयर इन द मिडल आया और जो लाइट डीएनए था वो यहाँ आया, हैवी वाला यहाँ आया, मतलब हाइब्रिड वाला। और हैवी होता तो यहाँ आता, तो हैवी तो खैर था ही नहीं क्योंकि N14 हमने कंटिन्यू रखा, N15 आगे था ही नहीं, तो इसीलिए आगे हाइब्रिड। तो ये उसी तरीके से ये डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेपरेट हुआ। सो इससे फिर कंफर्म हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सीजियम क्लोराइड का क्या रोल है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी, सीजियम क्लोराइड जो है इंडिपेंडेंटली मतलब ये एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है टू सेपरेट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो वो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें सीजियम क्लोराइड मैट्रिक्स है जो डेंसिटी के बेसिस पे चीज़ों को सेपरेट कर देता है। सेंट्रीफ्यूज घूमता है ना सेपरेशन के लिए बच्चों। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है, ये आपको लिखना रहेगा। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन द लोकेशन एंड द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो फॉलोइंग में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछा गया है, अच्छा सॉरी, फॉलोइंग इन द यूनिट, फॉलोइंग है आपका प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, 2014 कंपार्टमेंट में आया था। तो यहाँ पे प्रमोटर हम जानते हैं हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग प्रमोटर और टर्मिनेटर को रखा जाता है, क्योंकि आपने अगर चेंज करी टेम्पलेट और कोडिंग का पोलैरिटी रिवर्स किया तो बच्चों कुछ का कुछ प्रोटीन बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग प्रमोटर और टर्मिनेटर डिसाइड होता है। सो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड प्रमोटर जो है वो 5' एंड अपस्ट्रीम, स्ट्रक्चरल जीन ये बीच का पार्ट है, हर जीन के आगे प्रमोटर और एंड में टर्मिनेटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। टर्मिनेटर जो है वो 3' एंड डाउनस्ट्रीम कोडिंग के अकॉर्डिंग लगा रहता है और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कोई भी जीन में बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, उसके आगे प्रमोटर जहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और फिर बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, देन एंड में टर्मिनेटर है। एंड दिस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्ट्रैंड, नॉट द टेम्पलेट, ये ध्यान रखना। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ S35 एंड P32। जो S35 इसका थोड़ा लिखने का थोड़ा ये है बेटा, ऐसे होगा ये, एंड P32। तो एक्सपेरिमेंट जो हर्शी चेज, अब ये वापस कंफ्यूजन, बच्चे क्या करते हैं मेसेल्सन एंड स्टाल लिख के आ जाते हैं। हालांकि हर्शी एंड चेज ने डीएनए रेप्लिकेशन वाला, सॉरी, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये कंफर्मेशन दिया था। तो हर्शी एंड चेज ने S35 और P32 यूज किया था। एक में तो ये प्रोटीन का पार्ट है ये समझ लिया था। तो जो वायरसेस थे उनका, इनको हर्शी चीज ने क्या किया था, ये वाले वायरसेस के प्रोटीन रेडियो एक्टिव थे और ये वाले वायरसेस के डीएनए रेडियो एक्टिव थे। अब
इतना इनको पता था कि वायरसेस क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में लॉन्च करते, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज पे किया था। तो ये अपना सिंस जेनेटिक मटेरियल लॉन्च करते हैं बैक्टीरिया में, तो अब वही जेनेटिक मटेरियल क्या है वही तो ढूंढना था। तो एक में इन्होंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया क्योंकि प्रोटीन पे डाउट था, एक में डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया क्योंकि डीएनए पे डाउट था। अब वही है, उन्होंने वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ा कि वो जाए और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। आफ्टर इन्फेक्शन उन्होंने वायरस पार्टिकल को सेपरेट कर दिया ब्लेंडिंग के थ्रू, फिर लास्ट में सेंट्रीफ्यूज करके वायरस और बैक्टीरिया को सेपरेट किया। तो जो प्रोटीन था वो जेनेटिक मटेरियल तो था ही नहीं, इसीलिए वायरसेस, वो रेडियो एक्टिविटी जो थी वो वायरसेस में ही थी, बैक्टीरियल सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई इस केस में। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स जिनमें P32 था, मतलब वो वायरसेस जिनमें P32 था, डीएनए रेडियो एक्टिव था, उस वाले वायरस के से इन्फेक्टेड जो बैक्टीरियाज थे बैक्टीरियोफेज, उनके सेल में रेडियो एक्टिविटी पाई गई। तो इससे कंफर्म हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो वो चीज़ यहाँ पर कंफर्म हुआ था। फाइन बच्चों, सो इसका स्टेप्स और अच्छे से लिख लेना क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आते हैं। इनिशिएशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, ये दिल्ली 2010 में आया था। सो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांजिएंटली, इनिशिएशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पे बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता कौन सा प्रमोटर है कौन सा टर्मिनेटर, वो तो कहीं से भी स्टार्ट कर देगा। सो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर कम्स एंड बाइंड्स विद द आरएनए पॉलीमरेज, फिर वो उसको ले जाके प्रमोटर पे बाइंड करता है। बाइंड कराने के बाद में पहला जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी कॉपी करवा देता है एक बार के लिए कि हाँ ऐसे करना है, तुम्हें यहाँ से चालू करना है, ऐसे वो सिखा देता है। जैसे ही पहला न्यूक्लियोटाइड कॉपी हो जाता है उसके बाद सिग्मा जो है वो निकल जाता है। फिर आगे जो इलॉन्गेशन प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज अकेला अपने आप कर लेता है। फिर इलॉन्गेशन के बाद एंड में वापस से आप जानते हो टर्मिनेटर जो होता है वहाँ पर रो फैक्टर आता है और रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को फिर वापस लेके चला जाता है। सो दिस इज हाउ, हालांकि वो तो इलॉन्गेशन टर्मिनेशन यहाँ नहीं लिखना आपको, यहाँ पे सिर्फ इनिशिएशन बताना है। सो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ऐसे। ठीक है, क्योंकि डायग्राम के साथ बनाना होता है। हाउ डज अ डीजेनरेट कोड डिफर फ्रॉम एन अनएम्बिगियस वन। अनएम्बिगियस से डीजेनरेट कोड कैसे डिफर करता है, फॉरेन 2015 में आया था। सो अनएम्बिग्यूटी मतलब एक कोड से एक ही अमीनो एसिड निकलेगा। ठीक है, सो व्हेन अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय डीजेनेरेसी का मतलब है कि एक ही अमीनो एसिड के कोड बहुत सारे, जैसे लाइसिन के देख लो, वैलिन के देख लो, कितने सारे कोड्स हैं, लेकिन एक कोड से निकलता तो एक ही अमीनो एसिड है ना, भले वो रिपीट हो रहा है, लेकिन एक से एक निकलना इज अनएम्बिग्यूअस। लेकिन एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोड होना वो डीजेनेरेसी फीचर कहलाती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, ये आप ध्यान से हैंडल करना बच्चों। Then how is repetitive और satellite DNA separated from bulk genomic DNA for various genetic experiments? ये दिल्ली 2014 में आया था। ये भी बहुत अच्छा, जो इधर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले पार्ट से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ इतने नहीं आते, लेकिन आते हैं, जैसे आया हुआ है। सो सैटेलाइट डीएनए बल्क डीएनए से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट होता है। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए वो पार्ट है। हम क्यों सैटेलाइट डीएनए सेपरेट करते हैं, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस होती है, राइट। और ये रिपीट्स जो होते हैं हर इंडिविजुअल में काफ़ी यूनिक होता है। अगर हमें किसी का डीएनए या सीक्वेंस कंपेयर करना है तो हम पूरा का पूरा डीएनए अगर करने लग जाए तो देखा था पर बेस पेयर $3 बिलियन लगते हैं। तो हमारे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, तो कितने लग जाएंगे खर्चे, आप खुद सोचो। तो इसीलिए उतना तो बार बार हम करने से रहे, टीडियस भी है, तो हम क्यों ना वो पार्ट निकाले जहाँ हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ना कि बाकी सारा पार्ट जहाँ सिमिलर है वो क्यों ही छेड़े हम। तो इसीलिए बल्क डीएनए जो है उससे सैटेलाइट डीएनए को अलग करो और वहाँ से उसकी सिर्फ सीक्वेंसिंग करो, तो खर्चा भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा, समझे। तो ये है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका खास रोल है बच्चों। State which human chromosome has the maximum number of genes and the one which has the least number of gene। ये फॉरेन 2014-11। तो ये तो आसान है, क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स हैं और क्रोमोसोम Y पे 231 जीन्स है। तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये तो याद कर लेना।
बट हाँ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। इंड्यूसर और रिप्रेसर इन लैकोपेरॉन को डिफरेंशिएट करने बोला है। तो इंड्यूसर तो वो केमिकल है जिसके कांटेक्ट में आते ही रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो चुप हो जाता है और ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाता है। ये आपको लिखना है। इंड्यूसर इज अ केमिकल in which after coming in contact with repressor it changes into non-DNA binding state so as to free the operator। बताया मैंने अभी, रिप्रेसर को से बाइंड हो जाता है और ऑपरेटर जीन फ्री हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाता है। सो ओपेरॉन स्विचेज ऑन। और रिप्रेसर वो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो ऑपरेटर जीन पे जाके ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। सो ओपेरॉन स्विचेज ऑफ। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। What is amino acylation? State its significance। ये ऑल इंडिया 2016 में आया था, अच्छा खासा क्वेश्चन है। अमाइनो असाइलेशन देखो, इट्स बेसिकली, इसका और ऑप्शन है अमाइनो असाइलेशन 2014 कंपार्टमेंट में आ गया था। सो अमाइनो असाइलेशन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है, क्योंकि टीआरएनए भी उसी समय जैसे एमआरएनए बन रहा होता है ना बच्चों, वैसे टीआरएनए भी बन रहा होता है। तो टीआरएनए जब बन रहा होता है तो उस टीआरएनए को चार्ज भी तो करोगे, मतलब वो अमीनो एसिड उस पर लोड करोगे तभी तो जाके वो ट्रांसलेशन में उस अमीनो एसिड को यूज करेगा। जब तक इस पे अमीनो एसिड लगाओगे नहीं तब तक वो कैसे अमीनो एसिड को जोड़ के फिर प्रोटीन बनाएगा, राइट। तो जब टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को लोड किया जाता है, दैट प्रोसेस इज अमीनो असाइलेशन। और इसके लिए अमीनो असाइल सिंथेटेस एंजाइम ये सब यूज होते हैं और एटीपी की मदद से की जाती है। और अमीनो असाइलेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि इट कैरीज अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और जब दो चार्ज टीआरएनए बिल्कुल पास आते हैं तो इनके और इनके जो भी अमीनो एसिड, जैसे कि एक ये रफ डायग्राम मान लो, यहाँ पर मिथियोनिन है और सपोज यहाँ पे वैलीन है, तो इसके नीचे एंटीकोड है। तो ये अपना एमआरएनए है, इसको देख के इसने मान लो एयूजी है तो इसके पास यूएसी हो गया, इसके पास में अमीनो कोई भी कोडॉन है तो ये हो गया। तो ये दोनों पास आते हैं और फिर यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये अमीनो एसिड का टीआरएनए पे लोड होना, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्योंकि अमीनो एसिड्स जो है वो टीआरएनए पे पहले से लगे हुए हो ऐसा नहीं होता है, ये अटैच करना पड़ता है। तो ये अटैचमेंट जो है उसी को अमीनो असाइलेशन कहते हैं। तो टीआरएनए को पहले ऐसे तैयार करना होता है, फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों। हालांकि इतने से भी इनफ नहीं होगा, बट मैंने सारा एरिया कवर कर दिया कि हर टॉपिक से किसी ना किसी वे में क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए प्लीज़ स्टडी द चैप्टर वेरी प्रॉपरली। क्वेश्चंस घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन यू नेवर नो, आपका बैच हो सकता है जिसमें ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है। सो कह नहीं सकते, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये PYQ सेशन यही एंड करते हैं। अब मिलती हूँ मैं अगले चैप्टर एवोल्यूशन की PYQs के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।